नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले दोस्तों टॉपिक में आगे बढ़ें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 4 और उसका नाम है ग्लोब। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? ग्लोब। इससे पहले हमने 3 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, उनका अध्ययन कर लिया आपने, ज़रूर पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो को। तो देखिए मित्रों, आज का टॉपिक ग्लोब, अध्याय नंबर 4। पिछले अध्यायों में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए मित्रों, यह आपकी पृथ्वी है। ये स्वयं तो देखो अपने जो अक्ष है उस पर घूम ही रही है, अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है। इसके साथ में जैसे इसका उपग्रह आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि चंद्रमा है, वह भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, वहाँ पर तो घूम ही रहा है। साथ में क्या है, इस पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। और ये जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं वो अपने अक्ष पर तो घूम ही रहे हैं, चाहे इस दिशा में घूमे या इस दिशा में घूमे, लगातार घूम रहे हैं। लेकिन साथ साथ में जो आपका सूर्य है, जो पृथ्वी के या ये कह सकते हैं केंद्र में स्थित है, उसके चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं। यही बात लिखी हुई है कि पृथ्वी है वो या अन्य उपग्रह हैं वह अपने अक्ष पर तो घूम रहे हैं, साथ में सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं। अक्ष और परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? पृथ्वी पर जितने भी स्थान हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें, दक्षिणी ध्रुव की बात करें, पश्चिमी भाग करें या पूर्वी भाग करें, वहाँ पर जो भी स्थान हैं उनमें समय में अंतर क्यों आता है? सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों के उत्तर इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, इस जो पैराग्राफ है इसमें से आपके लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इसको पढ़ना है। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए मित्रों, इसमें अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नज़र आती है। स्पेस से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो कैसी नज़र आती है? एकदम गोल नज़र आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अब देखिए, पृथ्वी गोल आकार की नज़र आती है लेकिन पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह की आकृति को भू आब या पृथ्वी आकार कहते हैं। तो या तो इसको क्या नाम दिया गया है? भू आब या पृथ्वी आकार कहते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि ये मान लीजिए ध्रुव है, यहाँ पर यह इसका उत्तरी ध्रुव हो गया और ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ध्रुवों पर तो थोड़ी क्या है, चपटी है, लेकिन जो इसका मध्य भाग है, ये मध्य भाग आपका मध्य भाग से क्या है, बाहर की तरफ थोड़ी उभरी हुई है। ये डायग्राम में भी दिखा रखा, देखो यहाँ से थोड़ी चपटी है ऊपर की तरफ से और यहाँ से क्या है, उभरी हुई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हिंदी भाषा में भू आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। भू आब यानी पृथ्वी के समान, यानी भू यानी धरती होती है आपकी, पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे। आब इसके समान ही, पृथ्वी के समान ही आकृति, ध्रुवों पर चपटी और भू मध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भू मध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर है। भू मध्यवर्ती व्यास, ये देखिए, ये जो दूरी है भू मध्यवर्ती, ये है आपका 12,756.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। ये जो व्यास है यह आपका है 12,714 किलोमीटर, तो इससे कितनी ज़्यादा है, 43 किलोमीटर। तो इसमें जो ये पैराग्राफ दे रखा है मित्रों, इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो क्या है कि ये ध्रुवों पर से चपटी है थोड़ी,
दोनों ध्रुवों पर, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से चपटी है और बाहर की तरफ या मध्य जो भाग है, भूमध्य भाग, इससे थोड़ी क्या है, उभरी हुई है। और दोनों में अंतर देखा जाए, इसके व्यास में अगर अंतर देखा जाए तो 43 किलोमीटर का अंतर है। और इस प्रकार की जो आकृति बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, भू आग या पृथ्वी आकार कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस पैराग्राफ में इतनी ही जो बातें हैं वो काम की हैं आपकी। आगे देखिए, परिधि तथा व्यास से इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास एवं अर्धव्यास किसे कहते हैं। तो ये देखिए, जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, यह आपकी पृथ्वी है, और इस बिंदु से इस बिंदु तक खींची गई एक रेखा बीच में से, जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। एक ये भाग हो गया, एक ये भाग। तो ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी, इसका व्यास कहलाएगी। और इसको इसको बीच में से, दोनों भाग क्या हों, बराबर हों इस रेखा के, इसको बीच में से काट दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर, 40,075 भूमध्य रेखीय परिधि। भूमध्य रेखीय परिधि देखो, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, इसको बीच में से दो बराबर भागों में काट दिया। काटने पर देखो आपको कैसी नज़र आएगी, इस प्रकार से नज़र आएगी। ये मान लीजिए कोई सेब है, आपने काट दिया, इस प्रकार से मित्रों ये नज़र आएगी। आधा भाग तो ये हो गया, आधा भाग आपका ये हो गया। पूछा क्या है इसमें, भूमध्य रेखीय परिधि। तो मित्रों ये परिधि इसकी बात कर रहा है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये भूमध्य रेखीय परिधि हो गई। तो ये कितनी है, 40,075 किलोमीटर। एवं ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि की बात करें। अब मित्रों ये तो हो गई भूमध्य रेखीय, और इसको इस प्रकार से काट दिया जाए, इसको इस प्रकार से काट दिया जाए तो ये आपकी क्या होगी, ध्रुवीय परिधि होगी। जैसे यहाँ से काट के देख लीजिए, इस प्रकार से काटें इसको तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी, इधर भी इस प्रकार से आकृति ये बन जाएगी। अब जो ये है, ये परिधि आपकी ध्रुवीय परिधि, ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से। तो इस परिधि का जो किलोमीटर में दूरी है वो है 40,008 किलोमीटर। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। भूमध्य रेखीय परिधि जो कितनी है, 40,075, और ध्रुवीय परिधि लगभग कितनी है, 40,008 किलोमीटर। ये अंतर क्यों देखने को मिल रहा है साथियों, ये अंतर इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो इसके ध्रुवीय भाग हैं वहाँ से पृथ्वी क्या है, चपटी है, थोड़ी कम है, दूरी भी क्या है, थोड़ी कम है, और यहाँ से क्या है, ज़्यादा है। तो अच्छे से डायग्राम के द्वारा क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं इसमें, आओ करके देखें। आपने चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ते हुए देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो जब भी कभी भी चंद्र ग्रहण पड़े तब अवश्य देखें, क्योंकि गोल वस्तु की छाया भी कैसी होती है, गोल ही होती है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, पृथ्वी के इस भू आबी आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के खगोल शास्त्री जॉन रिचहर को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश, जो आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका के एक टापू पर भेजा। तो भू आबी आकृति, भू आबी किसे कहेंगे, जो ध्रुवों पर तो क्या हो, चपटी हो, और मध्य या भूमध्य भाग से क्या हो, थोड़ी उभरी हुई हो। और इसका पता कब चला, 1671 में। 1671 में फ्रांस के एक खगोल शास्त्री थे जहाँ रिचहर, इन्होंने पता लगाया। उन्हें फ्रांस के राजा थे लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिण अमेरिका के एक टापू पर भेजा। किसको भेजा, जहाँ रिचहर को। किसने भेजा, लुई 14 ने। तब उनको पता लगा कि इसका आकार कैसा होता है, भू आबीय आकार। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वहां पहुंचने पर रिचहर ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उस समय रिचहर इसके कारण को जान नहीं सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने
देखिए थोड़ा सा, अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया। तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप है तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है, इसलिए वहाँ गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति क्या हो गई थी, धीमी हो गई थी। तो वहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका क्षेत्र है वहाँ पर, हाँ, जहाँ रिचर्ड को वहाँ पर भेजा गया तो उन्होंने देखा कि विषुवत रेखा पर उनकी जो घड़ी है, पेंडुलम वाली घड़ी है, उसकी गति क्या हो गई, थोड़ी धीमी हो गई। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले क्या होंगे, दूर होंगे। जैसे पृथ्वी का ये भाग, ध्रुव वाला भाग, और ये भाग जो आपका विषुवत वर्त वाला भाग है, ये पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे। ये थोड़े क्या हैं, इनसे दूर हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र आपका, और ये पश्चिमी और पूर्वी भाग है। तो इनकी दूरी क्या है, इनकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उनकी जो पेंडुलम वाली घड़ी है उसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। इसी वजह से वहाँ गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। गुरुत्वाकर्षण में कमी है तो उनकी घड़ी क्या है, धीरे चलेगी। अब मान लीजिए जैसे पृथ्वी पर आप स्थित हैं, आपने किसी वस्तु को फेंका ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो वह वस्तु वापस पुनः लौटने पर तेज गति से वापस आएगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कम है और फिर आप वस्तु को फेंकते हैं तो उस वस्तु की गति वापस लौटने में क्या होगी, धीमी हो जाएगी। इसी प्रकार से जब वह विषुवत वर्त की तरफ गए दक्षिण अमेरिका में, तो उनकी जो घड़ी थी पेंडुलम वाली, उसकी गति भी क्या हो गई, धीमी हो गई। तो उन्होंने माना कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम है, इसलिए उनकी घड़ी की गति कम हो गई। इस प्रकार रिचहर के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल केंद्र प्रसारक है। केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, उसको तो क्या कहेंगे, केंद्र प्रसारक बल कहेंगे, या अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी के मध्य भाग में उभार लिए हुए हैं तथा ध्रुवों पर चपटी है। देखिए केंद्र प्रसारक बल, इसको समझने के लिए जैसे एक कपड़ा है, ये कपड़ा है, दोनों हाथों से, एक हाथ से यहाँ से पकड़ लिया आपने, दूसरे हाथ से यहाँ से पकड़ लिया। जब मित्रों इस कपड़े को आप दोनों हाथों से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कपड़ा इस प्रकार से नजर आएगा आपको। जब घूमेगा कपड़ा तो बाहर की तरफ यहाँ पर तो जैसे बाहर लिए हुए है और यहाँ से चपटा नज़र आएगा आपको। तो इसी प्रकार की आकृति क्या है, इसकी पृथ्वी की है। ध्रुवों पर तो क्या है, चपटी है, और बीच में से क्या है, मध्य भाग में से क्या है, थोड़ी उभरी हुई है। और इसका पता लगाने के लिए ग्लोब सबसे अच्छा उदाहरण है। ये रहा आपका ग्लोब। देखिए आगे क्या दे रखा है। क्या आप जानते हैं जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। ये जो कपड़े वाला उदाहरण है यह आप ले सकते हैं। घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। इसी बहिर्गामी बल को केंद्र प्रसारक बल कहते हैं। जैसे ये एक लट्टू है, आप इसको घुमाते हैं हाथ से, तो ये जो बल लग रहा है इधर है, इसकी तरफ है, इसको तो क्या कहेंगे मित्रों, केंद्र प्रसारक बल है। और इसके द्वारा, इस लट्टू के द्वारा जो इस व्यक्ति की तरफ बल लग रहा है उसको क्या कहेंगे, केंद्राभिमुख बल कहेंगे। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान यानी वजन और घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है कि इसके बीच की जो दूरी है, ये वस्तु और इस व्यक्ति के बीच की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। साथ में इसका वजन कितना है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार हो, जितनी तेजी से घूम रही हो, केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्र प्रसारक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। अगर वजन ज़्यादा होगा तो केंद्र प्रसारक बल का भी मान ज़्यादा होगा। अगर दूरी ज़्यादा है तो भी केंद्र प्रसारक बल का मान ज़्यादा होगा। केंद्राभिमुख बल ठीक इसके विपरीत होगा। अगर वजन ज़्यादा होगा तो केंद्राभिमुख बल क्या होगा, कम होगा, और दूरी ज़्यादा होगी तो भी क्या है, केंद्राभिमुख बल कम होगा। ये विपरीत होगा मित्रों इसके।
तो ये ध्यान में रखें आप कि किसी वस्तु का वजन ज़्यादा है और आप उसको घुमा रहे हैं तो केंद्र प्रसारक बल तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और दूरी ज़्यादा होगी तो भी ये बल ज़्यादा होगा, और केंद्राभिमुख बल इसका विपरीत होगा। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा आपके। कपड़े वाला उदाहरण ले सकते हैं पृथ्वी को जानने के लिए। और ये केंद्र प्रसारक बल और केंद्राभिमुख बल है, ये किसी गोले को घुमाने के लिए, जो रस्सी से बंधा हुआ कोई गोला है उसको घुमाते हैं जब आप, तो उनके द्वारा इसको जाना जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, आओ करके देखें। दिए गए रेखा चित्र को देखिए और स्वयं यह क्रिया कीजिए और बताएं आपने क्या महसूस किया। तो ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ग्लोब क्या है। जो जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं उनको ध्यान में रखना है आपको। ग्लोब देखिए क्या होता है, किसे कहते हैं ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी के जैसा दिखने वाला, लेकिन वास्तव में तो ये पृथ्वी नहीं है, लेकिन पृथ्वी जैसा दिखता है उसका एक प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए तो ग्लोब पर क्या है, पूरी पृथ्वी को समाहित किया जा सकता है सिर्फ प्रतिरूप में। ग्लोब को, जो भी पृथ्वी है आपकी, पूरी पृथ्वी को इसमें आप प्रतिरूप के रूप में अंकित कर सकते हैं। आगे देखिए ग्लोब के बारे में और क्या जानकारी दे रखी है। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष क्या होता है। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नज़र आती है। यह आपका ग्लोब है, इसमें देख सकते हैं आप देखेंगे कि ये किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील लगी हुई है। जैसे मान लीजिए यह आपका ग्लोब है तो इसमें यह कील इस प्रकार से लगी होती है मित्रों, इस प्रकार से एक सिरा ये और एक सिरा ये, थोड़ी सी क्या होती है, तिरछी होती है। ये बाहर की तरफ इसको पकड़े हुए रहता है और यह आपका स्टैंड है। इस प्रकार से ये बना होता है ग्लोब और इस पर मानचित्र अंकित होते हैं इस ग्लोब पर, जो कि ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। ये यहाँ से देखिए इसके आर पार हो रही है, उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इस कील को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, यह आपकी दक्षिण दिशा हो गई, यह आपकी पश्चिम और ये पूर्व है। इसी प्रकार से इसको दर्शाना है मित्रों। ये ऊपर की तरफ उत्तर रखना है आपको, नीचे की तरफ दक्षिण, और इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम। और घूमती किस दिशा में है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसीलिए हमें जो आपका सूर्य है वो क्या है, पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66 यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। तो डायग्राम दे रखा है नीचे देखो, इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे ये परिक्रमण कक्ष दे रखा है ऊपर की तरफ, तल से लंबवत है, तल से लंबवत, ये लंबवत है। ये परिक्रमण कक्ष यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, भूमध्य रेखा यह आपकी विषुवत रेखा है 66.5 डिग्री का, यह आपका उत्तरी ध्रुव है और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। जो ये कोण बन रहा है मित्रों, ये बन रहा है 66.5 डिग्री का। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो कोण बन रहा है, एक काल्पनिक जो रेखा खींची गई है उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो 66.5 डिग्री का। और परिक्रमण कक्ष तल से लंबवत अगर रेखा खींचते हैं, 90 डिग्री की रेखा खींचते हैं तो उत्तरी ध्रुव है, और इस रेखा के बीच में बनने वाला कोण, या ये कह सकते हैं कितना झुकाव है, पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, ये तो 90 डिग्री हो गया मित्रों। और यहाँ से झुकी हुई कितनी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है ये। तो इसको देख सकते हैं आप, आपका जो अक्ष है, अक्षीय रेखा है वो यहाँ पर लगी रहती है। कील के माध्यम से ग्लोब को इस प्रकार से दर्शाया होता है। तो इसका झुकाव है, ये ध्यान में रखना है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे देखते हैं इसमें, ये दक्षिणी ध्रुव है आपका। अक्षांश देखिए, ये जो ऊपर डायग्राम दिखाया गया है मित्रों, इसमें सिर्फ झुकाव को प्रदर्शित किया गया है।
तो ये याद रखना है, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का कोण बनाता है अक्षांश। देखिए अब पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेताओं ने कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की। इस प्रकार से कुछ तो लेटी हुई ये रेखाएं इस प्रकार से, और कुछ खड़ी रेखा इस प्रकार से भूगोलवेताओं ने, भूगोल के जो जानकार हैं, इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया गया। ये काफ़ी बार बता चुके हैं आपको, हमारे ब्रह्मांड वाले चैप्टर में भी आया था। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ है, बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है पृथ्वी के, काल्पनिक रेखा है मित्रों, इनको सिर्फ माना गया है, वास्तव में कोई रेखा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ जानने के लिए। तो ये पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर 2 भागों में बांटती है। इसको क्या कहा गया है? भूमध्य रेखा। इसको क्या कहा गया है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी आप इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह आपका उत्तर भाग और ये नीचे वाला दक्षिण भाग 2 बराबर भागों में इसको बांटती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित है किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। विषुवत वर्त से देखें मित्रों, विषुवत रेखा से देखें, यहाँ से ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये यहाँ पर जो दूरी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद में जितनी भी रेखाएं हैं मित्रों, उनमें दूरी लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है दोनों तरफ, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बातें करें। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु हैं, ये तो क्या है? उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये तो सिर्फ क्या है? बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये आपकी भूमध्य रेखा यहाँ से जो उत्तरी ध्रुव का बिंदु है, इसको इस प्रकार से सीधा मिला दें तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है मित्रों? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो भी कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। आगे देखिए प्रमुख अक्षांश वर्त। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यह आपकी विषुवत रेखा, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो ये ध्यान में रखें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये डायग्राम में दिखा रखी है, नीचे देखेंगे आप। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो डायग्राम में देख लीजिए साथ साथ में। ये जो 0 डिग्री पर विषुवत रेखा खींची गई है या भूमध्य रेखा खींची गई है, ये है 0 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसको कहते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, नीचे की तरफ भूमध्य रेखा के इस तरफ ये 23.5 डिग्री पर आपकी है मकर रेखा। ऊपर की तरफ तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर अक्षांश पर, और नीचे की तरफ मकर रेखा। आगे देखिए, इसमें जैसा भी बताया गया है उसी अनुसार आपको बताया जाएगा। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त 66 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक वर्त 66 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध तथा आर्कटिक वर्त से उत्तरी ध्रुव तक तथा अंटार्कटिक वर्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये डायग्राम में देखिए, ये मित्रों 66 डिग्री का जो कोण है उसको तो क्या माना है? आर्कटिक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर 66 डिग्री को क्या माना है? अंटार्कटिक रेखा।
तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 0 डिग्री पर आपकी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की बात करें तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से पार 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपकी मकर रेखा, 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा और ऊपर की तरफ आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर। तो ये ध्यान रखेंगे। ये डायग्राम आपके अच्छे से माइंड में फिट हो जाना चाहिए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, इसको ध्यान से देख लेंगे। आगे देखिए, ये ताप कटिबंध हैं, इसकी जानकारी हम अगले अध्यायों में विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। अब देखिए, देशांतर एवं देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा या खड़ी रेखा जैसे मध्य भाग में खींची जाती हैं उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। ये इस प्रकार से आपकी पृथ्वी और इसके मध्य भाग से जो रेखा खींची गई है इस प्रकार से खड़ी रेखा, वो होती है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर के अलावा क्या नाम दे सकते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको कहा जाता है। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित है किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। ये देखिए मित्रों, ये तो आपकी होगी प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी जिसको बोल सकते हैं 0 डिग्री पर। और इसके अलावा ये जितनी भी रेखाएं होती हैं पूर्वी भाग की तरफ, ये मित्रों होती हैं 180 डिग्री। कितनी होती हैं, 180 होती हैं। इनकी संख्या होती है 180 पूर्व की तरफ बात करें तो। और पश्चिम की तरफ बात करें तो भी कितनी होती हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ है, ये आपकी होती हैं 180 रेखाएं। टोटल कितनी हो गई, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं मित्रों। तो ध्यान में रखें, इस ग्रीनविच रेखा को मध्य मान लिया, बीच वाला भाग मान लिया पृथ्वी का खड़ी रेखा में देखा जाए तो। और ये 180 डिग्री या 180 रेखाएं पश्चिम भाग में और 180 रेखाएं आपकी पूर्व भाग में। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। यह आपका उत्तरी ध्रुव है, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इस प्रकार से खींची जाती हैं। ग्लोब में देख सकते हैं आप। क्या आप जानते हैं, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, सभी अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पाई जाती हैं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर खींची होती हैं। ग्लोब पर दर्शाई गई इन काल्पनिक रेखाओं में से किसी भी महासागर, महाद्वीप, द्वीप, देश, क्षेत्र की निश्चित स्थिति तथा समय का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक तथा पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित होती हैं। तो पश्चिम में तो मित्रों 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर रेखाएं और पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं आपकी स्थित होती हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो 0 डिग्री रेखा आपकी देशांतर रेखा है वो होकर गुजरती है ग्रीनविच शहर जो इंग्लैंड का है वहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, उसी शहर के नाम पर ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय एवं मानक समय। स्थानीय एवं मानक समय। अब तक हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है तथा पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन को पूरा करती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। यह आपकी पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पर तो घूमती है, साथ में सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री घूमती है। इस प्रकार से जहाँ से घूमना प्रारंभ किया वहीं पर वापस से इसके चारों ओर चक्कर लगा के आ जाती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। इसीलिए तो एक दिन में जो पूरा चक्कर है पूरा कर पाती है सूर्य के चारों ओर। चूँकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। अब इसको समझ लीजिए अच्छे से। 360 डिग्री, कितने, 360 डिग्री घूमती है।
तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। कैसे? 360 कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में। तो 1 घंटे का अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 1 घंटे का निकालेंगे तो 24 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। इस प्रकार से इसका आंकलन किया जा सकता है। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, ये तो 15 डिग्री की बात हो गई मित्रों, 24 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसे हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। कितने में? 60 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमेगी 60 मिनट में, और 15 डिग्री का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? 4 मिनट का समय आ जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। इसके गणितीय मान दे रखे हैं, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, और 1 घंटे की बात करें तो कितने आ जाएंगे? 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में अगर निकाला जाए तो 4 मिनट आपके आ जाएंगे। तो इन मानों को याद रखें। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यह आपकी ग्रीनविच रेखा, इसके पास में पूर्व की तरफ 180 देशांतर रेखाएं हैं, 180 देशांतर रेखाएं। और इन दोनों के बीच में, जैसे पास पास वाली हैं, इन दोनों के बीच में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 4 मिनट का। मतलब कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों के बीच में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय। किसको? सूर्य की किरण को। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं, जिसमें पहले ये किरणें पूर्वी देशांतरों पर और बाद में पश्चिमी देशांतरों पर पड़ती हैं। इस प्रकार किन्हीं दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। ये देखिए आपका यहाँ पर देशांतर रेखाएं, ये पूर्वी भाग और इधर पश्चिमी देशांतर रेखाएं। देखिए मित्रों, सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, क्योंकि जो आपकी पृथ्वी घूम रही है वो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, और सूर्य उदय हो रहा है आपका पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले किरणें कहाँ पड़ेंगी? पूर्वी भाग में पड़ेंगी, यहाँ पर पड़ेंगी। मान लीजिए यहाँ पर पड़ी, तो इसके बाद में इस पर पड़ेंगी। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 4 मिनट का है। वो कितना है? 4 मिनट का अंतर होगा। स्थानीय समय देखो कैसे निकालते हैं। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर की सीध में ऊपर होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। अतः हम जब किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। किस तरफ जाते हैं? पूर्व की तरफ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। जैसे डायग्राम के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश पड़ा, और यह आपकी पश्चिम की तरफ, यह आपकी पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाएं, ये पूर्व की तरफ देशांतर रेखाएं। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा, तो ये 4 मिनट मान लीजिए, 4 मिनट हैं। 4 मिनट का समय लगता है इस रेखा तक पहुँचने पे। और अगर आप पश्चिम की तरफ इधर जाएंगे, इस रेखा पर, इस देशांतर रेखा पर जाएंगे तो 4 मिनट का समय क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इस तरफ जाएंगे, इधर आ गए आप, तो 4 मिनट का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यही दे रखा है कि स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में से 4 मिनट घटा देते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे हैं, तो इसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय 4 मिनट बढ़ जाएगा। ये आपका 0 डिग्री
देशांतर रेखा। यहाँ पर मान लीजिए 8 बजे हैं अब 8 बजे हैं, तो आप मान लीजिए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं, तो यह आपकी देशांतर रेखा, यह आपकी देशांतर रेखा। 1 डिग्री आप चले तो 4 मिनट का समय वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएंगे, आपके 8:04 हो जाएंगे। इसी प्रकार वहाँ 8:04 हो जाएंगे, जबकि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर स्थानीय समय 8:04 अर्थात से कम हो जाएगा, 4 मिनट कम, यानी 7:56 होगा। इधर जाएंगे आप 1 डिग्री पर पश्चिम दिशा की ओर, तो इसमें से 4 मिनट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 7:56 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, और इसी प्रकार से ग्लोब के आधार पर समय की गणना की जाती है। यह देशांतर रेखाओं के द्वारा समय की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखो प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी देश है, एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती हैं, तो एक देश में कई स्थानीय समय भी हो सकते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जैसे जब जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि यहाँ पर जो देशांतरों का अंतर है वो आ जाएगा, जिसके कारण समय में भी क्या आएगा, अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य लगभग 5 देशांतरों का अंतर है। मित्रों, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, और यहाँ पर कितने हैं, 5 देशांतर हैं। तो 5 देशांतर हैं, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय, तो 5 डिग्री घूमने में कितना हो गया, 5 चौके 20, यानी 20 मिनट का समय बढ़ जाएगा। जयपुर में 8 बजे होंगे तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जैसलमेर में 7:40 का समय। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रमाणिक समय या मानक समय कहा जाता है। तो प्रत्येक देश के द्वारा जो भी समय का निर्धारण किया गया है, तो उसके मध्य भाग से जो गुजरती है देशांतर रेखा, उसके द्वारा एक निश्चित मान ज्ञात कर लिया जाता है, उसी को मानक समय माना गया है। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए इसको, उदाहरण के लिए हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। चूँकि ये देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में स्थित है, क्योंकि ग्लोब में जो आपका अक्ष खींचा गया है वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में, इस प्रकार से। तो इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जा सकता है ग्रीनविच रेखा में। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। तो ये मानचित्र दिया गया है, विश्व का मानचित्र है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग इसके दर्शाए गए हैं, अंटार्कटिक महासागर, एशिया, प्रशांत महासागर, ये देख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें यदि किसी देश का पूर्व पश्चिमी विस्तार अधिक हो, तब ऐसी स्थिति में उस देश में से एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पश्चिमी एवं पूर्वी समय में अंतराल बहुत अधिक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय हैं, क्योंकि कुछ देश हैं वो पश्चिम साइड में हैं और कुछ हैं पूर्वी दिशा में, इसलिए ये अंतर देखने को मिलता है। प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का समय, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है मित्रों। इसलिए ये दूरी के अनुसार क्या है, उसमें अंतराल समय में आता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखो, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ग्रीनविच रेखा 180 डिग्री, यह आपका 0 डिग्री, ये तो 180 डिग्री क्या हो गया, इधर तो पूर्वी देशांतर, और इधर आपका क्या हो गया, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और इसको ही जो ये होती है रेखा, इसको
उसको ही क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय क्या रहता है, पीछे रहता है। इधर वाला तो मित्रों आगे रहता है, इधर वाला तो समय आगे और इधर वाला पीछे रहता है। यानी इसमें 4 मिनट है, प्रत्येक डिग्री में क्या करते हैं, कम करते रहते हैं और इधर प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का समय जोड़ते रहते हैं। ये इस प्रकार से देख लेना, इस पर 4 मिनट है तो इस पर 8 मिनट, इस पर 12 मिनट, इस पर 16 मिनट, इधर यहाँ पर मान लीजिए 4 मिनट है, यहाँ पर 4 मिनट है तो इस पर -0 हो जाएगा, 4 मिनट लेस कर देंगे। इस प्रकार से आप कम लगातार करते जाएंगे। अब आगे देखिए पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक तो दैनिक घूर्णन गति, एक वार्षिक परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति देखें मित्रों, एक तो होती है दैनिक घूर्णन गति और एक होती है वार्षिक या परिक्रमण गति। आप यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर या घूर्णन पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाए सौर दिवस किसे कहते हैं, तो 24 घंटे के समय को क्या कहते हैं, सौर दिवस कहा जाता है। तो इसको याद रखें, 24 घंटे के समय को क्या कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिसमें 24 घंटों को दिन और रात, घंटों, मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। जो भी भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं हैं, अगर घूर्णन नहीं होगा तो वो सारी रुक जाएंगे मित्रों, इसलिए घूर्णन जरूरी है। आगे देखिए, इसमें हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्रित करके रात में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है तो कुछ की रात में। दिन रात का यही चक्कर पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, लेकिन दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर रातें होती हैं। यह आपकी पृथ्वी दिखा रही है, देखो आधे भाग पर जहाँ पर प्रकाश इसका गिर रहा है सूर्य का, उस भाग में तो क्या होता है, दिन होता है, और जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है उस भाग पर रातें होती है। पृथ्वी आपको पता है गोल है तो इसलिए आधे भाग पर ही इसका प्रकाश गिरता है, वहाँ पर रात होती है। इस प्रकार ग्लोब पर वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वर्त कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वह वर्त जो दिन व पृथ्वी पर दिन व रात को प्रदर्शित करता है या विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्त कहा जाता है। आगे देखें मित्रों, इसमें परिक्रमण गति। पिछले अध्याय में आप ये जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ या रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। यह आपने पढ़ लिया था पिछले अध्याय में। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। किसकी, सूर्य की। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे, 4 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 24 घंटे या एक दिन हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन यानी फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण उस वर्ष में हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय क्या होता है, 29 दिन का होता है। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी है
वो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में, 365 दिन और 6 घंटे में। तो इसको समय को एडजस्ट करने के लिए 365 दिन तो हो गए, प्लस जो 6 घंटे हैं वो 4 महीनों में जोड़ते हैं तो एक दिन बनता है। और उस एक दिन को आपके 4 महीने के बाद में जो फरवरी आती है उसमें जोड़े दिया जाता है। 28 की बजाय उसमें क्या कर दिया जाता है, 29 दिन, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। वर्ष 2012 एक लीप वर्ष है जिसमें 4 का भाग पूरा जाए मित्रों। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाए वह क्या होगा, आपका लीप वर्ष या अतिवर्ष होगा। और उसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। ये भी ध्यान रखें। जैसे 2012 है आपका 2012, तो इसमें भाग देंगे 4 का, देखिए 4 पंजो 20 और 4 तिये 12, पूरा भाग जा रहा है ना मित्रों। तो इसमें फरवरी माह आपका कितना होगा, 29 दिन का होगा। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। ध्यान रखना, जिस भी वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वो आपका लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। आगे देखिए ऋतुएं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर है 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्कर है। पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। आपको ये भी पता होगा मित्रों, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी, और जहाँ पर सीधी नहीं पड़ेंगी वहाँ पर शीत ऋतु होगी। यही स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये नीचे डायग्राम दे रखा है, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये डायग्राम है। बसंत ऋतु कब होती है, 23 सितंबर, और शरद ऋतु 23 सितंबर शरद ऋतु। ये आपका इस प्रकार से सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो इससे पता लग सकता है कि कब गर्मी पड़ती है, कौन सी दिशा में अब गर्मी होगी, कौन से ध्रुव पर अब सर्दी होगी। नेक्स्ट देखिए आपका 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर होती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुवत या बसंत विषुवत कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर पड़ती हैं। यह आपका विषुवत वर्त है। तो सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, विषुवत वर्त पर। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आपकी होती है। कब, 21 मार्च को। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। कर्क रेखा विषुवत रेखा के ऊपर वाली रेखा को हमने क्या माना, कर्क रेखा, और विषुवत वर्त के नीचे वाली रेखा को क्या माना, मकर रेखा। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कब, 21 जून को। तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है इसी दिन। दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या होती है, सबसे लंबी रात होती है 21 जून को, और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं मित्रों। सबसे लंबा दिन होता है यहाँ पर। तथा इसके उत्तरी अयानांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इतना ध्यान में रखना है मित्रों, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है आपको। एक तो 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर होती हैं और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। तो लंबा दिन हो जाएगा, सबसे लंबा दिन 21 जून को। ये याद रखें बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं जाना है गहराई में। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर को वापस पुनः विषुवत वर्त रेखा की तरफ बढ़ जाती हैं ये किरणें।
23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। विषुवत वर्त पर गिरेगी मित्रों, विषुवत वर्त या विषुवत रेखा पर गिरेगी सीधी किरणें, तो दिन यहाँ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कर्क रेखा की तरफ बढ़ गई किरणें, कर्क रेखा की तरफ गिरेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर सर्दी पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। अगर मकर रेखा की तरफ सीधी किरणें गिरेंगी तो यहाँ पर तो गर्मी पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में और ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ठंड पड़ेगी। तो ये भी ध्यान में रखें। साथ में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं तथा 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। तो इनको पॉइंटों को 21 मार्च को क्या होता है, 21 जून को क्या होता है, 23 सितंबर को क्या होता है और 22 दिसंबर को क्या होता है, ये सारी बातें आपके याद होनी चाहिए इसमें। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी अयानांत कहा जाता है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होने लगते हैं। इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण 1 वर्ष में पूरा करती है। कभी कभी तो किरणें मित्रों विषुवत रेखा के इस पार और कभी किरणें विषुवत रेखा के इस पार। ये कह सकते हैं कि आधे वर्ष में तो इस तरफ और आधे वर्ष में इस तरफ। तो ये गर्मी सर्दी का मौसम बना रहता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी उधर तो गर्मी पड़ेगी, जिधर नहीं पड़ती हैं वहाँ पर ठंड पड़ेगी। समझना इतना ही है मित्रों आपको। अब देखिए सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक तथा भव्य खगोलीय घटनाएं हैं जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें 2 कंडीशन है आपको समझनी है। देखो, यह आपका सूर्य, इधर भी आपका ये सूर्य। अगर पृथ्वी मध्य में आ गई, पृथ्वी मध्य में आ गई, यह आपकी पृथ्वी है, यह आपका सूर्य है और यह आपका चंद्रमा है। और इधर देखिए, यह आपका सूर्य है, यह आपका चंद्रमा है और यह आपकी पृथ्वी है। तो इसमें क्या दे रखा है, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आता है, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आता है, इस प्रकार से ये मान लीजिए सारी की सारी किरणें किस पर गिर रही हैं, चंद्रमा के ऊपर गिर रही हैं। तो पृथ्वी पर क्या होगा मित्रों, पृथ्वी पर बिल्कुल भी किरणें नहीं आ पाएंगी। तो नहीं आएंगी तो सूर्य आपको दिखाई नहीं देगा और सूर्य दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो ये स्थिति आपके ध्यान में रहनी चाहिए मित्रों, ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये आपका सूर्य, दूसरी स्थिति ये बनती है, ये सूर्य बीच में आ गई आपके पृथ्वी, सारी की सारी किरणें किस पर गिर रही हैं, पृथ्वी पर। चंद्रमा पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, चंद्रमा पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो पृथ्वीवासियों को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और इसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। 2 स्थितियां हैं मित्रों, इनको समझने का यही तरीका है। एक में तो क्या है, आपका चंद्रमा बीच में आता है, उसको तो कहते हैं सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी जिसमें बीच में आती है उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। यही दे रखा है इसमें। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती हैं तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। ये और भी दिखा रखा है, देखो मित्रों,
ये डायग्राम है सूर्य ग्रहण, जिसको अमावस्या भी बोला जाता है। चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को होता है। ये देखिए चांद है, सूर्य की सारी किरणें किस पर गिर रही हैं? चांद पर गिर रही हैं। तो पृथ्वी पर क्या है? बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। इसको ही क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण या अमावस्या। अमावस्या के दिन होता है मित्रों, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, ये देखिए पृथ्वी बीच में आ गई, सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है बिल्कुल भी। तो चंद्रमा आपको पृथ्वीवासियों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा उस दिन। उसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ये होता है मित्रों पूर्णिमा के दिन। अब देखिए शब्दावली। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को, किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। मानक समय किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय प्रमुख 0 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री अक्षांशीय रेखा या देशांतरीय रेखा के द्वारा माना गया समय क्या है? मानक समय है आपका। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर यानी नए दिन की शुरुआत का स्थान। 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में जो आपकी ग्रीनविच रेखा होती है, वहाँ से नए दिन की शुरुआतें मानी जाती है। अब देखिए कुछ अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको कर लेते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से इनको पढ़ेंगे। सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन है, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है? वह रेखा, अब देखिए यह आपके ग्लोब हो गया या पृथ्वी मान लीजिए, काल्पनिक रेखा कोई खींचते हैं, बिल्कुल मध्य में से खींचते हैं। इसको अपन ने क्या माना था? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा भी अपन कहते हैं। यह आपका उत्तरी गोलार्ध, यह आपका दक्षिणी गोलार्ध, इनको दोनों को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या है? आपकी विषुवत रेखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं मित्रों? तो अधिवर्ष में देखो मित्रों, वैसे तो 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे का समय एक चक्कर पूर्ण करने में लगता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसमें 365 दिन और 6 घंटे का समय। लेकिन जो आपका अधिवर्ष है या लीप वर्ष होता है, उसमें आपका एक दिन जोड़ दिया जाता है, तो तब क्या होगा? 366 दिन। राइट आंसर हो जाएगा इसका 366 दिन। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है, पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास है खाली स्थान व्यास से अधिक होता है। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास, पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास है खाली स्थान व्यास से अधिक होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा भूमध्यवर्तीय व्यास व्यास से अधिक होता है, तो इसमें होगा आपका ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। भूमध्यवर्तीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है? चपटी है, इसलिए भूमध्यवर्तीय व्यास क्या होगा? ज़्यादा होगा। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। कितने पूर्वी देशांतर? तो यह आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। पृथ्वी खालिस्तान से प्रकाश प्राप्त करती है, तो पृथ्वी तो सूर्य से प्राप्त करती है, सूर्य से प्रकाश से प्राप्त करती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें रेखा पर गिरती हैं, तो ये मित्रों गिरती हैं आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं। किस पर गिरती हैं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कौन सी? जो आपका ग्लोब है उसमें देखते हैं कौन सी दिशा में होती है? उत्तर की तरफ। विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ आपकी कर्क रेखा और विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ आपकी मकर रेखा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये थे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
इसमें से देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान से देख लेंगे आप अच्छे से। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।